नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रैक यूपीएससी सीएससी विद हिंदी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी सीएससी हिंदी जो ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास, आपको मिलेगा यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आपको ये 4 चीज मिलेगा: डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार परीक्षा देता रहा हूं। आपको बता दूं दोस्त कि अनअकैडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, वो सभी आज अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्त, आप यहाँ अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ जो भी सिलेबस है, यहाँ यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पे जो भी सिलेबस मिलेगा आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा। अब फीस का बता दें, यूपीएससी सीएससी जो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने की जो फी रखी गई है वो है 5,000 रुपये। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो 22,500 रुपये 20% छूट के साथ। 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो 54% छूट के साथ 27,500 रुपये और 24 महीने की जो फीस रखी गई है वो 67% छूट के साथ 40,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 50,000। अगर आप हमारे कोड AKS001 जो मेरा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं, आप इसके माध्यम से जब जाते हैं एडमिशन लेने, तो आपको इस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और आपको यह कोर्स पड़ेगा। 1 महीने की फीस जो है वो 5,000 की जगह पे 4,500 रुपये देनी होगी 10% छूट के साथ। 6 महीने की जो फीस है वो 22,500 की जगह पे 20,250 रुपये देना होगा और 12 महीने की जो फीस 27,500 है वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 24,750 रुपये देना होगा। इसी तरह 24 महीने का जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ 36,000 रुपये और 36 महीने की जो फी है वो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 50,000 की जगह पे 45,000 रुपये देना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको मेरा कोड AKS001 जो मेरा कोड है इसका प्रयोग करना होगा। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस कोरोना काल में सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। इतने कम फीस में इतनी ज़्यादा सेवा आपको कोई इंस्टीट्यूशन दे सकता है तो वह अनअकैडमी ही है। दोस्तों, यहाँ 2 तरह का सिलेबस है। यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का सिलेबस, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस प्लस का सब्सक्रिप्शन क्या है। प्लस कोर्स जो है उसमें आपको 1 महीने की जो फी रखी गई है प्लस कोर्स में वो है 9,000 रुपये। 3 महीने की जो फीस है वो 22,500 रुपये। 6 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 40,500 रुपये और 12 महीने की जो फीस रखी गई है वो रखी है 49,500 रुपये और 24 महीने की जो फीस रखी मतलब 2 साल की जो फीस है वो है 72,000 रुपये और 36 महीने मतलब 3 साल की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 90,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी इस पे।
और आपको 1 महीने की जो फीस है वो 9,000 की जगह पर 8100 रुपए देने होंगे। 22,500 की जगह पे 20,250 रुपए देने पड़ेंगे। 40,000 की जगह पे 36,450 रुपए और 49,500 की जगह पे 44,550 रुपए 10% छूट के साथ। इसी तरह 24 महीने 2 साल की जो फी है वो 64,800 रुपए देने पड़ेंगे और 36 महीने की जो फीस है मतलब 3 महीने की जो फीस है वो आपको 90,000 की जगह पर 81,000 रुपए। अब सोचिए दोस्त, इतने कम पैसे में मात्र 81,000 रुपए में 3 साल तक आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी अपने मनपसंद एजुकेटर से। इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए। यह कोर्स दोस्त उनके लिए है जो अभी जल्दी ही तैयारी शुरू किए हैं 2-3 साल से, लेकिन अभी अपनी अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप जुड़िए और प्लस कोर्स में एडमिशन लीजिए और 3 साल के कोर्स में देखिए मात्र आपको 81,000 रुपए में 3 साल तक आपको अनअकैडमी पढ़ाएगा। इसलिए आप दोस्त अनअकैडमी से जुड़िए और हमारे कोड AKS 001 के कोड के माध्यम से आप 10% की छूट पाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आप अग्रसर होइए। यही हमारी आपसे शुभकामना है। अब दूसरा जो कोर्स है दोस्त वो है आइकोनिक आइकोनिक कोर्स। आइकोनिक BCCSC GS सब्सक्रिप्शन जो आप कीजिएगा, जो आइकोनिक कोर्स है, देखिए यह कोर्स उनके लिए है जो या तो अभी अभी हाल ही में ग्रेजुएशन पास किए हैं और तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं। यह उनके लिए है। उनके लिए इसमें सबसे बेहतर प्लान ये है, यह उनके लिए है जो अभी अभी तैयारी शुरू की हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर प्लान है। इसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, देखिए सिविल की तैयारी जो होती है, PSC-CSC की जो तैयारी होती है वो एक दिन की तैयारी नहीं है। इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, 3 से 4 साल तक का समय लगता है। उसके लिए आइकोनिक कोर्स बहुत ही बेहतर है। इसमें जो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है मात्र 69,500। 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 69,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,07,000 रुपये। मतलब 2 साल में मात्र आपको 1,07,000 देना है और 36 महीने मतलब 3 साल में मात्र 1,44,000, 1,41,000। अगर आप हमारे कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 69,500 की जगह पे मात्र 62,550 रुपये देने होंगे। 24 महीने का जो है 1,07,000 की जगह पे 96,300 रुपये और 36 महीने का जो 1,41,000 फीस है वो 10% डिस्काउंट के साथ अगर आप हमारे कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 1,26,900 रुपये में 3 महीना पढ़ना पड़ेगा, 3 साल। सोचिए कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। इससे कम फीस पे इससे बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म इससे बेहतर सुविधा मुहैया आपको नहीं करा सकता है। इसलिए दोस्त आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे शुभकामना है, क्योंकि जिस तरह इस कोरोना ने सरकारी नौकरियों के केज को बढ़ा दिया है उसके लिए हम देख सकते हैं कि अनअकैडमी इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसीलिए दोस्त आप अनअकैडमी से जुड़िए और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसका माध्यम बनाइए। हमारी आपसे शुभकामना है तथा आप हमारे कोड AKS 001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल UPSC-CSC हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़ेंगे, नागरिकता। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर नागरिकता होता क्या है या नागरिक किसको कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? सिटीजनशिप, नागरिकता।
राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है। वो क्या कहलाता है? नागरिकता। यही क्या कहलाता है? नागरिकता। मतलब संविधान के द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का अगर उपभोग कर रहा है। अब देखिए, कोई अगर विदेशी आपके देश में आके वो मेहमान बन के रह रहा है तो आपके देश का नागरिक नहीं है, वह आपके देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। और नागरिक किसको कहते हैं? वह व्यक्ति जो आपके राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। मतलब सदस्यता का मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पे वह सरकार के द्वारा प्रदत्त, संविधान के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, वहाँ पे उसको वोटिंग का अधिकार है, वहाँ उसका निवास है, तो उसके क्या है? वह क्या माना जाएगा? वह और आपके संविधान के प्रति वह पूर्ण आस्था रखता है, तो वह उस देश के ही नागरिक माना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नागरिकता का, सिटीजनशिप। ठीक है। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए। नागरिकता जो होता है किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जो जिसमें उस नागरिक के रूप में उसे वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा दिए गए। जैसे वोट देने का अधिकार, अगर उसके खिलाफ और कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके खिलाफ वो अब कोर्ट में जाकर अधिकार मांग सकता है, अपनी रक्षा की गुहार कर सकता है, सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उपभोग करता है। यह क्या है? संविधान के द्वारा जो भी चीजें दी गई हैं, उसको जो भी राइट दिए गए हैं, अगर वह उसका उपभोग कर रहा है तो वह क्या है? उसको समस्त अधिकार दिए जाते हैं। किसको? किसी भी देश के उसके नागरिक को जो वहां पे उसको मान्यता प्राप्त है। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए। तो संविधान जितने प्रकार की सुविधाएं देता है, जितने प्रकार की वो अधिकार देता है, अगर कोई व्यक्ति उसका उपभोग कर रहा है तो वह क्या है? वह उस देश का नागरिक है। ये अधिकार किसी विदेशी को प्राप्त है। अब जैसे मान लीजिए वोट देने का, भाषण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसको दिया गया है? जो मूल निवासी है, जो मूल नागरिक है, उसी को दिया गया है। यह किसी विदेशी को नहीं दिया गया है। भाई ये जो आजादी है, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, भाषण देने का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, हम जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, तो यह आलोचना कर सकते हैं। यह किसको मिला हुआ है? यह जो सुविधाएं मिली हैं या अपने हमारे देश के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हो उसका लाभ हो, आरक्षण की सुविधा हो, यह किसको मिलता है? इस देश के लोगों को मिलता है। अगर बीच में इसका लाभ कोई विदेशी नहीं ले सकता है, और जो लोग लाभ पाते हैं वही क्या कहलाते हैं? नागरिक कहे जाते हैं। ठीक है। नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता को संविधान के भाग 2 में रखा गया है। नागरिकता को संविधान के भाग, संविधान में हम कल पढ़े थे परसों कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। संविधान में 22 भाग हैं। 22वें भाग के भाग 2 में, 22 भाग के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता को कैसे दिया जाएगा, किसी की नागरिकता कैसे वापस ली जा सकती है, कौन सा वो कृत्य करता है कि उसकी नागरिकता चली जाएगी, आदि का वर्णन हम अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, या
बाद में जो संशोधन हुए हैं 2015 में, 2019 में, उसको भी हम इन्हीं 5 अनुच्छेद 5 और 11 के अंतर्गत ही देखेंगे। अब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक नागरिकों के वर्गों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर और अनुच्छेद 8 तक नागरिकों के वर्गों का उल्लेख किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 9 में जो है, अनुच्छेद 9 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी क्या है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, नागरिक बन जाता है, तो भारत की जो उसकी नागरिकता है वो क्या होगी, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है, डबल नागरिकता नहीं है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता की बात की गई है। इसीलिए उसकी भारत की जो नागरिकता होगी वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 तथा 11 जो है, अनुच्छेद 10 तथा अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 क्या है, अनुच्छेद 10 और 10 अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता से संबंधित कानूनों में क्या बना सकती है, बदलाव कर सकती है और ज्यादा विधियां बना सकती हैं। जैसे 2015 में और 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा इसमें परिवर्तन किए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे पद जो हैं केवल भारतीय नागरिक ही बन सकते हैं। मतलब क्या, संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी पद दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का पद, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक जो पद हैं वह केवल भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं जिनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य बनने का अधिकार केवल किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त। मतलब जिनको भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त है वो क्या है, भारतीय है। वो चाहे कोई भी हो, अगर किसी दूसरे देश का भी व्यक्ति अगर आके उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो वह इस देश का नागरिक है, तो उसको यह सभी पदों पे आसीन होने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यह केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं। अब संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। पहला, अधिवास द्वारा नागरिक। अब हम कह देखेंगे, यहाँ अध्ययन करेंगे कि नागरिकता जो है वो कैसे कैसे दिया जाए, किस किस तरह से नागरिकता दिया जाए। सबसे पहला है कि अधिवास, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, कितने साल वो रहेगा, तो उसको किस तरह की यहाँ से नागरिकता मिलेगी। तो सबसे पहला जो है वह है अधिवास द्वारा नागरिक। अनुच्छेद 5 के अनुसार 5 से 11 तक नागरिकता है। पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न शर्तों में से कम एक को भी पूरी करता है। मतलब अनुच्छेद 5 कहता है कि कोई भी व्यक्ति
प्रारंभ से, संविधान के निर्माण के प्रारंभ से ही अगर भारत के में अधिवास करता है, निवास करता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि कम से कम वह कुछ शर्तों में से कम एक शर्त क्या हो, पूरी करता हो। कौन सा है देखें, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब उसका जन्म जो हुआ हो वो भारत के राज्य क्षेत्र में हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वह विदेश में पैदा ले लिया, अगर उसके माता पिता में से, माता या पिता में से एक भी भारत में जन्मा है तो वह भारत में नागरिकता का दावा कर सकता है, मांग सकता है सीधा। अभी इसी आधार पे कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अदनाम सामी को इसी आधार पर नागरिकता दिया गया था। अदनाम सामी को क्योंकि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ था, वह इसी आधार पे उसको अभी कुछ दिन पहले भारत की नागरिकता दी गई थी, करीब करीब 2-3 साल पहले। वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा। अगर मान लीजिए कोई विदेशी भी है, जिस दिन जैसे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, अगर 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर साधारण नागरिक के तौर पर भी भारत में रह रहा, भले वो कोई दूसरा ही देश का हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी हो, अगर भारतीय संविधान के लागू 26 जनवरी 1950 के लागू होने से पहले भी अगर वह भारत में रह रहा है तो वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। इसमें से कोई भी होना चाहिए, या तो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, या वह संविधान द्वारा लागू होने से कम 5 वर्ष पहले तक साधारण तौर पर वह इस देश का निवासी रहा हो तो वह नागरिकता की दावा। यह है अनुच्छेद 5, यह अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, यह अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित दावों को करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। क्या, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए इन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि 26 जनवरी हम देखते हैं 1947 के पहले, बंटवारा से पहले जो लोग या बंटवारे के बाद जो लोग भारत में आए उनको किस तरह की नागरिकता दी जाएगी, इसके लिए अनुच्छेद 6 में दिया गया। अनुच्छेद 6 में यह पाकिस्तान से प्रव्रजन करके, मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोगों को किस तरह की नागरिकता मिलेगी, इसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 6 में किया गया है। इसमें क्या, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद। जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे तथा जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, और दूसरा वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, उनको किस तरह की नागरिकता दी जाएगी, इसी का प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। एक बार फिर नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप हमारे कोड AKS 001 के माध्यम से एडमिशन लीजिए। दोस्त, हम यहाँ NCERT पढ़ा रहे हैं, NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं। देखिए, नागरिकता हुआ, संविधान, मतलब पॉलिटी का कोई भी चैप्टर जो हुआ और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा आप हमारे क्लास को अटेंड कीजिए। यही हमारी आपसे
आशा है और हमारी आपकी सफलता के लिए शुभकामना भी है। चलिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करके आने वाले नागरिकों को नागरिकता, अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन वहां पे क्या किया गया? अनुच्छेद 6 में 2 भागों में बांटा गया है। 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद के लोगों को किस तरह नागरिकता दी जाएगी, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में प्रावधान है, ये भी पाकिस्तान से ही प्रव्रजन करके आए लोगों के लिए है। ये भी जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया हो, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाए। मतलब ये क्या है? बंटवारे के बाद, बंटवारे से जस्ट पहले, आजादी के जस्ट बाद और बंटवारे के पहले, आजादी से पहले और बंटवारे से भी पहले जो लोग भी अगर स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? भारत में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके पहले जो पाकिस्तान चले गए, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? देखिए उसमें क्या है, उसमें जो लोग आए, अनुच्छेद 6 में जो आए उनकी नागरिकता की बात करता है, और अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए मार्च 1947 तक, उनकी नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और वह भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है। किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस गया, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, हम अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पाकिस्तान गए हैं और हम अनुमति लेके अगर जाता है और वापस वह भारत वापस आ जाता है, तो उसकी नागरिकता क्या होगी? वो बची रहेगी, क्योंकि वो नागरिकता छोड़ के नहीं गया है, वह वहां अस्थायी रूप से बसने नहीं गया है। अगर वह अनुमति लेकर गया है तो उसकी जो होगी नागरिकता होगी वो क्या रहेगी? बची रहेगी। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 7। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनुमति लेके गया है और अगर वह बाद में फिर वापस आता है, तो उसके ऊपर भी कौन सी, वो अनुच्छेद 6 वाली ही, अनुच्छेद 6 में जो धारा वो लगाई गई, नागरिकता का प्रावधान किया है, वही लागू होगा। जैसे अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आने वाले व्यक्तियों पे लागू होते हैं, वही प्रावधान लागू होगा किस पे? जो मार्च 1947 के बाद सरकार से आदेश लेकर पाकिस्तान गया है और वह अस्थायी रूप से वहां नहीं बसता है, उसके ऊपर भी अनुच्छेद 6 के ही प्रावधान लगेंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन देना, जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जाए। वह परमिशन लेकर भी अगर चला गया है पाकिस्तान में, अगर वो वापस आता है, उसको अनुच्छेद 6 की जो प्रावधान है उसको ही पालन करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको क्या करना होगा? पंजीकरण कार्यालय में आवेदन देना होगा अपनी नागरिकता के लिए, और इसके लिए कम से कम उसे 6 महीने तक भारत में बना रहना पड़ेगा या भारत में रहना पड़ेगा। भारत से के बाहर से जो लोग आए, भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता का क्या प्रावधान किया गया? भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, इसकी बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 8 में। ये अनुच्छेद 8 में किया गया। अनुच्छेद 5 क्या हो गया? अनुच्छेद 5 हो गया कि भारत में किनको नागरिकता मिलेगी, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 6 में कहता है कि भारत, पाकिस्तान से जो भारत लोग आए उनको किस तरह नागरिकता मिलेगी, 2 कैटेगरियों में बांट के इसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए मार्च 1947 तक, उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसकी बात करता है। और अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता
का उपबंध जो है वह किसमें किया गया है? अनुच्छेद 8 में किया गया। भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनके नागरिकता का उपबंध है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 के अनुसार उन व्यक्तियों को नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। जिसे मान लीजिए मॉरिशस के लोग हो गए, अगर मॉरिशस का कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है, फिजी का कोई व्यक्ति जो भारत में नागरिकता लेना चाहता है, त्रिनिदाद टोबैगो का व्यक्ति, वेस्ट इंडीज का व्यक्ति अगर कोई भारत में, जहां भारतीय मूल के लोग बहुत पहले ही गिरमिटिया के रूप में ले आके बसा दिए गए थे, उनको अगर वो लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रावधान किया जाएगा, किसके तहत किया जाएगा? उसके लिए अनुच्छेद 8 में उनके लिए प्रावधान किया गया। अगर वो नागरिकता की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 8 में किया गया है। इसके अनुसार, अनुच्छेद 8 के अनुसार, इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा उसके माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाए। मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति है भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी या वह स्वतः ही जन्म लिया हो या उसके नाना नानी, दादा दादी में से कोई भी अगर भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह कौन करता है? अनुच्छेद 8 करता है। यदि वह अपने निवास में, यदि वह अपने निवास में के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार किया जाता है। मतलब क्या हुआ? अभी हम वही जो बताए हैं कि जिसके भी अगर पूर्वज जैसे दादा दादी, पिता माता, नाना नानी में से कोई भी अगर भारत में जन्म लिया है तो वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, पंजीकरण करा सकता है। अगर वह इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 8 में किया गया है। यह भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता की बात कहता है, अनुच्छेद 8। तो हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया। अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 में किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है, किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी है, किस व्यक्ति का नागरिकता वापस ले लेनी है, इस पे कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। यह अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त है। यह अनुच्छेद 11 के तहत प्रदत्त कराया गया है। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था अनुच्छेद 11 के तहत। अनुच्छेद 11 में यह दिया गया है, पावर दिया गया है कि संसद चाहे तो नागरिकता कानून में परिवर्तन कर सकती है। इसी अनुच्छेद 11 में, इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में 2015 और 2019 में भी नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका। अनुच्छेद 11 को जो है वह 8 बार अभी तक इसको संशोधित किया जा चुका। कब किया गया है? 1957,
1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में भी किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्न 5 प्रकार के व्यक्तियों को, मतलब इनमें जो परिवर्तन किया गया है उनमें किन किन को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, 5 प्रकार बनाए गए हैं कि 5 क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर इसमें से कोई फुलफिल कर रहा है तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। उसमें क्या है, पहला है जन्म से, पहला जो है वो है कि जन्म से अगर वह यहाँ जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा वंशाधिकार द्वारा, वही हो गया वंशाधिकार, मतलब जैसे अनुच्छेद क्या था, अनुच्छेद 8 था, अनुच्छेद 8 जो था क्या कि अगर किसी के दादा दादी नाना नानी कोई भी अगर भारत का नागरिक रहा हो या भारत में जन्मा हो तो वह व्यक्ति भारत में नागरिकता का दावा कर सकता है। ये हो गया वंशाधिकार के द्वारा। तीसरा पंजीकरण के द्वारा, अगर कोई विदेशी भी व्यक्ति है अगर वह भारत का निवासी बनना चाहता है तो वह अगर पंजीकरण कराता है तो उसको नागरिकता पे विचार किया जा सकता है। चौथा है देशीकरण के द्वारा और पांचवा है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा, मतलब अगर किसी देश कोई विदेशी भूमि देश है अगर उसको भारत में मिलाया गया, अपने देश के भूभाग के रूप में सम्मिलित किया जाता है तो वह व्यक्ति जो होगा वो स्वतः ही भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसे 1965 में सिक्किम का भारत के साथ विलय किया गया तो सिक्किम के लोग क्या हो गए, भारत के स्वतः ही नागरिक समझे गए। इन 5 आधारों पे अब एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहला है जन्म से नागरिक। भारत में जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 के बाद एवं उसके माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय नागरिक है तो उसको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। वह इसके लिए दावा कोई व्यक्ति कर सकता है। 26 जनवरी 1950 के बाद उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, चाहे माता भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, तो व्यक्ति जो है वह क्या होगा, यहाँ पे नागरिकता का वो हकदार रखा हुआ माना जाएगा। दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता, वंश से नागरिकता। भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। भारत के बाहर किसी अन्य देश में अगर मान लीजिए कोई 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर भारत का है, कहीं घूमने गया है, अगर वह विदेश में भी जन्म ले लेता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। किस आधार पे, वंश से नागरिकता के आधार पे। मान लीजिए माता पिता भारत के नागरिक हैं और कोई गए हैं नेपाल घूमने, अगर बच्चा नेपाल में पैदा ले लेता है तो वह नेपाल का नागरिक नहीं माना जाएगा, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसको कहते हैं वंश पे आधारित नागरिकता। माता पिता की नागरिकता के आधार, माता पिता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया। मतलब माता पिता की नागरिकता के आधार पर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसके माता पिता भारत में उनकी नागरिकता है और उसका बेटा जाके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले, तो वह व्यक्ति जो है अगर उस देश की नागरिकता छोड़ना चाहता है और भारत का नागरिक बनना चाहता है, इसके लिए प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगला किया गया है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा
कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर जो वंश के आधार पर नागरिकता मिल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। उसमें एक कार्य जोड़ दिया गया है कि 2004 के बाद उसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जो जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय, भारतीय दूतावास में वह क्या करा लिया हो, पंजीकरण करा दिया गया हो उसका, या भारत सरकार के अन्य किसी एजेंसी से उसमें पंजीकरण करा लिया गया है तो वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। अन्यथा 2004 के बाद यह कानून बदलाव कर दिया गया है कि उसको जो वंश के आधार पर स्वतः ही नागरिकता मिल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया है। उसके लिए उसके जन्म के 1 साल के भीतर उसके लिए उसको क्या करना होगा, भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उसी आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से भी संबंधित होने पर ही पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना हो। अगर मान लीजिए या उनके लिए है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में बस गया है और भारत की नागरिकता चाहता है, अगर वह भारत की नागरिकता चाहता है तो उसको तो स्वतः नागरिकता मिलेगी नहीं। उसके लिए अगर वह पंजीयन कार्यालय में, नागरिकता कार्यालय में नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण देना पड़ेगा कि वह भारत में 5 से 7 वर्षों से वह रह रहा है, तो वह इसके लिए भारत की नागरिकता के लिए दावा कर सकता है। यही है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। यह उनके लिए है जो क्या है, जो विदेशी व्यक्ति हैं, जो विदेश में रहते हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो उसके लिए उनको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्हें कम से कम 5 से 7 वर्ष लगातार भारत में निवास करना पड़ेगा और पंजीयन कार्यालय में इसका उनको प्रमाण भी देना होगा कि वो लगातार 5 से 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे हों, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आज इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? इसी विधि द्वारा जो पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण की विधि के द्वारा भारतीय मूल के या भारतीय मूल के भी व्यक्तियों के लिए होता है। यह भारतीय मूल के लिए वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे हो, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आज इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वे भारतीय मूल के व्यक्ति जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं और उनके बच्चे जो हैं वो भारत में नागरिकता चाहते हैं, तो वह इसी पंजीकरण कार्यालय पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता का दावा कर सकते हैं। उनके लिए भी है कि मान लीजिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति, कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाके शादी कर लेता है किसी विदेशी महिला से, तो उस विदेशी महिला को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए भारत में क्या करना पड़ेगा, नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा और उसके लिए कम से कम 5 से 7 वर्षों तक लगातार भारत में रहने का
प्रमाण देना होगा पंजीयन कार्यालय को, तब उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। यह उनके लिए भी है जो भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय जो है किसी विदेशी महिला से शादी कर लिया और विदेश में ही रह रहा है, बाद में वो भारत में आता है और उसके अल्पवयस्क बच्चे हैं, उनको भी नागरिकता के लिए भारत सरकार के सामने दावा करना पड़ेगा। और इसके लिए पंजीयन के द्वारा जो नागरिकता मिलती है, जिसमें लगातार कम से कम 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहने का प्रमाण देना पड़ता है, उसी के माध्यम से वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। चौथा जो है वो है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता, किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह किसके द्वारा? यह विदेशी नागरिकों के लिए है। मान लीजिए कोई पता चला यूरोपियन व्यक्ति है, अफ्रीकन व्यक्ति है, अमेरिकन व्यक्ति है, वह भारत में नागरिकता का अगर दावा कर प्रस्तुत करता है कि उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वह भारत सरकार को आवेदन करेगा नागरिकता के लिए। इसके लिए उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं जो अनिवार्य है पालन करना। सबसे पहला क्या है? वह पहले जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का वो त्याग करेगा। क्योंकि भारत में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसीलिए उस व्यक्ति को पहले अपने उस देश की नागरिकता का त्याग करना। दूसरा, वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता। मतलब यह कोई ऐसे जैसे भारत हुआ, जैसे पाकिस्तान हुआ, इस टाइप के जो देश हैं, उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो मतलब जो भारत से क्या रखता हो, शत्रुता रखता हो। और देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता देने से लेने से रोका जाता हो, वहां के लोगों के लिए यह प्रावधान नहीं लागू होगा, उनके लिए यह प्रावधान लागू नहीं है। ठीक है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता मतलब क्या हुआ? इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहला प्रावधान किया गया है उसको, जिस देश का वो नागरिक है, पहले उसको त्याग करना पड़ेगा। पहले उसे उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा। दूसरी कि यह उनके लिए प्रावधान किया गया है, उनको मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई देश है जो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोक रखा रहा है, उस देश के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक वो क्या हो, भारत में रह रहा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नागरिकता चाह रहा है तो वह कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। दूसरा क्या है, वह पूर्ण आयु, क्षमता एवं सचरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? नाबालिग नहीं होना चाहिए। सदचरित्र मतलब उसका चरित्र अच्छा हो। मतलब कहने का मतलब क्या हो, वह अपराधी टाइप के लोग ना हो, उनके लिए नागरिकता पे विचार किया जा सकता है। संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का वो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मतलब संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, अगर वह किसी एक भाषा का भी जानकार है, उसको पूर्ण ज्ञान है, तो वह भारत में नागरिकता का दावा कर सकता है। और क्या है, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखना अथवा निश्चित रूप से निष्ठा की एक शपथ लेनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर वह व्यक्ति भारत के प्रति नहीं कि भारत के विरोधी देशों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। उसको भारत के संस्कारों के प्रति, भारतीय रीति रिवाजों के प्रति, भारत के प्रति उसको आस्था रखनी होगी और इसके लिए निश्चित रूप से उसको इसके लिए
शपथ लेना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। पांचवा जो है वो है राज्य क्षेत्र के द्वारा अर्जन। राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, राज्य क्षेत्र अर्जन द्वारा मतलब क्या कि किसी व्यक्ति का किसी प्रदेश क्षेत्र, कोई क्षेत्र है, अगर वह मान लीजिए भारत में विलय करता है, जिसे अभी क्या है, आपको याद होगा कि मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का भारत में विलय किया गया और भारत के कुछ क्षेत्रों का बांग्लादेश में विलय किया गया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो भारत में विलय किया गया वो क्या हो गए, वह इस देश के नागरिक हो गए, वह स्वतः ही इस देश के नागरिक हो गए। वही कहा जा रहा है कि राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाए, तो संसद यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम के विलय भारत में हो गया। मतलब क्या हो, अगर किसी राज्य का कोई क्षेत्र, किसी क्षेत्र का विलय भारत में हो, जैसे अभी हाल ही में 2017 में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का विलय भारत में किया गया, तो क्या होगा, संसद उस देश के, चूंकि अब तो भारतीय नागरिक हो गए, उनकी नागरिकता संसद द्वारा दिया जा सकता है। इसका उदाहरण स्वरूप माना जाता है 1974 में सिक्किम का विलय भारत में किया गया और सिक्किम के लोगों की भारत की नागरिकता प्रदान की। अब उसमें कोई प्रावधान अलग से नहीं किया जाता, उसमें पूरे वहां के लोगों को इस देश की नागरिकता स्वतः ही प्रदान हो जाएगी। इसमें क्या हुआ, 74 में सिक्किम वासी जो हो गए वह भारतीय नागरिक हो गए। भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं। लेकिन स्वतः क्या किया गया है, ऐसा माना ही जाता है कि अगर कोई भी क्षेत्र कहीं भी विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह स्वतः ही उस देश के नागरिक हो जाते हैं। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नियंत्रित या विनियमित करती है। कहा तभी तो बताया ही थे कि अनुच्छेद 11 क्या है। अनुच्छेद 11 जो है वह है कि संसद को यह पावर दिया गया अनुच्छेद 11 में, वह नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। यह कहा गया है अनुच्छेद 11 में। अब ये तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि थी। अगर नागरिकता समाप्त करना हो किसी को, तो क्या प्रावधान लागू होता है, इसको हम देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी हो या वह नागरिकता छोड़ना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर नागरिकता वापस लेनी है, तो ये नहीं कि कोई हाथ उठा के कह दे कि नहीं आपकी कोई सरकार की संस्था कह दे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो गई, ऐसे नहीं होगी। इसके लिए होगा कि संसद के द्वारा जो प्रदत्त कानून बनाए गए हैं उसी के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। ये तो कई बार हम कह चुके कि अनुच्छेद 11 क्या है। अनुच्छेद 11 यह प्रावधान करता है, देखिए, किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है या किसी व्यक्ति की नागरिकता वापस लेनी है, ये दोनों का जो अनुबंध है जो किसमें है, तो यह है अनुच्छेद 11 के द्वारा।
मतलब किसी तरह के नागरिकता संबंधी अधिनियमों में अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 11 में परिवर्तन करना पड़ेगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति करने का 3 आधार। पहला क्या है? परित्याग। परित्याग मतलब क्या हुआ? अगर व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता त्याग देता है, अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता त्याग देता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त मानी जाएगी। दूसरा है पर्यावसान, मतलब वह काफी दिनों से भारत में रह नहीं रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। और तीसरा वंचित किया जाना, अगर वह कोई इस तरह के कार्य में लिप्त है जो भारत के लिए अनुकूल न हो, उसकी नागरिकता भी समाप्त किया जा सकता है। यह 3 तरह से नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है। अब हम तीनों का एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला है परित्याग। मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। देखिए इसमें क्या है, यह मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पीटी में तो पूछा ही जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंस में पूछ देगा कि भारत में नागरिकता अर्जन करने के क्या क्या उपाय हैं, उसका वर्णन कीजिए। या अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान किए गए हैं नागरिकता त्यागने का और नागरिकता प्राप्त करने का, उसका वर्णन कीजिए। तो आपको यही एक एक का वर्णन करना पड़ेगा। या भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त होती है तथा इसमें समय समय पर कैसे बदलाव होते हुए हैं, इसका आप वर्णन कीजिए। तो आपको इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा ठीक से, तभी तो आप लिखिएगा प्रश्न का आंसर। चलिए इसी के साथ आप लोगों का मैं एक बार फिर मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आप लोग जुड़े रहिए हमसे और आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए और आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारे आपसे गुजारिश है। इसी के साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी हो तो वह 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है। पहला है कि परित्याग। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। मतलब वो क्या करे, वह कह दे कि हम भारत की नागरिकता को छोड़ रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे लोग अमेरिका में नागरिक बन जाते हैं, दूसरे देश के नागरिक जाकर बन जाते हैं, तो वह भारत में अपनी नागरिकता समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, तो उनकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा है पर्यावसान। दूसरा जो है वो है पर्यावसान। भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की को नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की थी। मतलब देशीकरण मतलब क्या हुआ? दादा दादी नाना नानी के माध्यम से जो और जो माता पिता के जन्म के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त की थी, या बाद में वह इसके लिए आवेदन करके नागरिकता लिया था, अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक फिर से बन जाता है तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। इस व्यक्ति को, इसको ही क्या कहा गया है? पर्यावसान कहा गया है कि पहले भारतीय नागरिकता ली और बाद में उसका त्याग कर दिया गया, ये कर दिया, तो उसको क्या किया जाएगा? भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा है जो वो है वंचित किया जाए। ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का यदि वह जन्म से
भारत का नागरिक है तो उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जाए। देखिए, यह वंचित किया जाना किसके लिए है? यह वंचित किया जाना उनके लिए है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा किसी अन्य देश का नागरिक है और बाद में पंजीकरण के द्वारा वह भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, तो अगर मान लीजिए कि अगर वह किसी गलत कार्यों में फंस जाता है, जो क्या है, भारत राष्ट्र की भावना के विरोध हो, तो उससे क्या किया जा सकता है, उसकी नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, मतलब जो भारत में ही जन्म लिया है, तो उसको इस तरह की समान परिस्थितियों में उसको नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन पंजीकरण के द्वारा जिसको नागरिकता मिली है उसको क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिक, भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार भारतीय डायस्पोरा, मतलब भारतीय डायस्पोरा का मतलब क्या हुआ, भारतीय मूल के वो लोग जो बाहर विदेशों में बसे हुए हैं, जैसे मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, इन देशों में बसे हुए हैं, अमेरिका आदि देशों में बसे हुए हैं, उनसे हम किस तरह संबंध स्थापित करें उस डायस्पोरा के साथ, उसके लिए इसके मतलब कैसे उनको उनसे लाभ लिया जाए या उनको कैसे भारत से जोड़ा जाए, इसके लिए सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एल.एम. सिंघवी कमेटी की गठन किया गया। इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो दिया उसने सिफारिश की कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की इन्होंने सिफारिश किया था। एम.एल. सिंघवी समिति ने जो 2000 में गठन किया गया था, इसने अपने सिफारिश में कहा कि भारतीय मूल के लोगों को क्या किया जाए, दोहरी नागरिकता दिया जाए। अपनी रिपोर्ट में सन 2000 में कुछ देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की। अब इसे कुछ मतलब क्या हुआ, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों में जो भारतीय बसे हैं इनको दोहरी नागरिकता नहीं दिया जाए। खास करके दोहरी नागरिकता किसको दिया जाए, सिंगापुर में बसे हुए हैं, जो मॉरिशस में बसे हुए हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, सूरीनाम में बसे हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो में बसे हुए हैं, उन लोगों को उनको भारत से जोड़ने का सबसे यही बेहतर उपाय है, उनको दोहरी नागरिकता का प्रदान किया जाए। ये था एम.एल. सिंघवी समिति की रिपोर्ट। उसी के बाद आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करते हुए 16 देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर, कि भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। मतलब 16 देशों को कि भारतीय मूल के लोगों को दोहरी विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। कब? 2003 में एम.एल. सिंघवी समिति की अनुशंसा पर। इसी के बाद तभी से क्या हुआ, 2000 से ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। किसके लिए? भारत से बाहर बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़ने के लिए, भारत के साथ उनके संबंध स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन शुरू किया गया। सितंबर 2000 में डॉक्टर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। आखिर 9 जनवरी को ही क्यों मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस?
अगर प्रश्न पूछा जाए कि आखिर 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का क्यों किया गया, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी कहाँ आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को ही गांधी जी वापस आए थे, इसीलिए उन्हीं की अनुशंसा पे क्या किया गया था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने की अनुशंसा किया गया था। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि 2015 के बाद अब इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर मनाने का निर्णय लिया गया। मतलब क्या था, 2015 के पहले तक 2015 के पहले तक ये था कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा, लेकिन 2015 के बाद यह प्रावधान किया गया कि यह प्रत्येक वर्ष न मनाकर इसकी जीवंतता बनी रहे, इसलिए प्रत्येक 2 साल पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां हैं, 3 तरह की श्रेणियां हैं। इसको बांटा गया है किसमें किसमें, अनिवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के सीमा पारीय नागरिक। भारत के सीमा पारीय नागरिक। सबसे पहले हम देखेंगे अनिवासी भारतीय क्या किसको कहते हैं, क्या है अनिवासी भारतीय। यह बहुत जरूरी होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि अनिवासी भारतीय क्या होते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन अथवा उससे अधिक समय तक विदेशों में रहा है तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, उनको क्या कहता है, अनिवासी भारतीय, एनआरआई कहा जाता है। अब बहुत लोग एनआरआई की परिभाषा ही नहीं जानते हैं, बहुत लोग एनआरआई की परिभाषा ही नहीं जानते। लोग नहीं जानते हैं कि जो दूसरे देशों में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं वो एनआरआई है। वो एनआरआई नहीं है, एनआरआई कहा जाता है उनको जो क्या है, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और लगातार 182 दिनों से ज्यादा समय वह कहाँ विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है, अनिवासी भारतीय। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा प्रदान किया जाता है। मतलब भारतीय दूतावास में भी के लोग जो भी हैं, जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जो विदेशों में हैं, उनको भी क्या समय कहा जाता है, अगर 182 दिन से ज्यादा अगर वह विदेश में व्यतीत कर चुके हैं तो उनको अनिवासी भारतीय एनआरआई कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय मूल के लोग जो हैं, भारतीय लोग जो हैं, जो अरब, यूएई, अन्य देशों में नौकरी करने गए हैं और उनको एनआरआई कहा जाता है, एनआरआई, अनिवासी भारतीय कहा जाता है। यहाँ तो लोग एनआरआई का अर्थ दूसरा लगा लेते हैं, लेकिन इनको एनआरआई कहा जाता है। इसी के तहत यूएनओ में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, यूएनओ में जो लोग नौकरी कर रहे हैं और क्या कहते हैं, भारतीय दूतावासों में जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, उनको भी क्या कहा जाता है, अनिवासी भारतीय का। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान की गई। 2011 में एक अधिसूचना जारी किया गया कि जो अनिवासी भारतीय हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो भारतीय पासपोर्ट धारी हैं, उनको क्या किया जाए, भारत में मतदान की सुविधा दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया है, फॉर्म 6A
फार्म 6A, फार्म 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। इसके लिए फार्म 6A जारी किया गया है। अब भारतीय मूल के व्यक्ति, ये तो अनिवासी भारतीय था, दूसरा होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति जिसको पीएलओ कहा जाता है, पीआईओ। वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में वे लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो कभी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहा है अथवा जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो, वह अथवा किसी क्षेत्र का निवासी था, उसको क्या कहा जाता है? भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? जो कभी भारत का पासपोर्ट धारी रहा, जो अभी नहीं भी है, या जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भी भारतीय रहा हो और वह विदेश में रह रहा है, उसको क्या कहा जाता है? पीआईओ कहा जाता है। भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है, उसको भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। वे क्षेत्र जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया हो, उस व्यक्ति और उसके वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति माना। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी भी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। मतलब चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि के जो लोग हैं वो किसमें आते हैं? वो भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं माने जाते। पीआईओ कार्ड क्या होता है? पीआईओ कार्ड सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जान लीजिए, वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारत वंशी कार्ड की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस कार्ड द्वारा भारत वंशियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकता है। यह उसको सुविधा दिया गया कि पीआईओ कार्ड धारक जो व्यक्ति है, मतलब क्या है? जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी में से कोई भारतीय रहा है, अगर उसको पीआईओ कार्डधारी है रखा है तो उसको 15 साल तक भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब वह बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। यह सुविधा प्रदान किया गया। और दूसरा क्या किया गया कि भारत आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट प्रदान की गई है। अगर वह 180 दिनों के बाद भी अगर रहना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आवेदन करना होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक को भी अनिवासी भारतीयों, एनआरआई भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती है। जिसे वोटिंग करने का अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार एनआरआई को तो दिया गया है, एनआरआई को तो दिया गया है, लेकिन पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार जो है इससे वंचित रह सकता है। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ जो कार्डधारी हैं वो कृषि भूमि वो नहीं खरीद सकता है।
भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्यधारक को पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य एवं मिशनरी गतिविधियों के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए। वह अन्य गतिविधियों में तो ले सकता है, जैसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे बसना हो गया, जमीन खरीद नहीं सकता है, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, वह यहाँ वोटिंग का अधिकार नहीं है। वह जैसे उसको पर्यावरण, वो घूमना चाहता है, यहाँ पे पर्वतारोहण करना चाहता है, उसके लिए तो उसको दिया गया है अधिकार, उसके लिए वो परमिशन ले सकता है, लेकिन यहाँ वो भूमि नहीं खरीद सकता है, यहाँ पे उसको वोटिंग का राइट जो है वो इसके लिए मांग नहीं कर सकता। तीसरा जो है वो है भारतीय सीमा पारीय नागरिक, ओसीआई जिसको कहा जाता है, भारतीय सीमा पारीय नागरिक, सीआई। नागरिकता अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर प्रावधान किए गए। 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया, उसमें सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर किए गए, जब तक कि उनके गृह प्रदेश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। जिसे मान लीजिए जिन जिन देशों के 16 देशों का चुनाव किया गया था, जहां पे क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें बाहर बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर वहां के लोगों को दोहरी नागरिकता देने की बात, भारतीय मूल के लोगों। भारत सरकार द्वारा सीमा पारी नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 में किया गया है। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार: पहला, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो, अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, वह भारत की क्या कर सकता है, वह भारत का सीमा पारीय नागरिक समझा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय अथवा इसके पश्चात कभी भी भारतीय नागरिक रहा अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, उसको क्या कहते हैं, भारत के सीमा पारी नागरिक ओसीआई का दर्जा दिया गया है। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री पोता पोती आदि नाती नातिन को भी ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उनके वैवाहिक संबंधियों का ओसीआई कार्ड की सुविधा नहीं दी गई है और वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है वह सीमा पारी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है नागरिकता अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड धारक के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भारतीय नागरिकता कार्ड धारक के नाम से एक नई योजना शुरू की गई जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया। अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति का क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। इस विधेयक के द्वारा 2015 में परिवर्तन किया गया।
इस विधेयक के द्वारा पीआईओ कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है तथा अब तक जारी किए गए पीआईओ कार्ड को दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। ओसीआई व्यक्तियों का लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलेगा। मतलब ओसीआई जो कार्डधारी हैं उनका लाभ किसको मिलेगा? उनके चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को भी यह लाभ मिलेगा। अब है नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक, या उसको हम लोग देख लें। पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यह पीटी के अनुसार अनुच्छेद 5 जो है वो क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय या नागरिकता की बात है। मतलब जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी उसकी बात कहाँ करता है? अनुच्छेद 5 करता है। अनुच्छेद 6 है कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। मतलब पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को यह नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान में प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता, मतलब भारत से जो नागरिक चले गए पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता को समाप्त किया जाए। उनकी नागरिकता का क्या होगा इसका वर्णन अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रहना है। 9 कहता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो उनकी भारतीय नागरिकता समान क्या मानी जाएगी? समान समाप्त मानी जाएगी। 9 और 10 कहता है नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता, यह अनुच्छेद 10 है। और संसद द्वारा नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 11 हो दिया गया। ये है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। यह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है मेंस पीटी दोनों के लिए। नागरिकता संशोधन 2019, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन करता है। पहला, कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी उसको नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी कार्रवाइयां जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। मतलब 2014 कौन इसमें एक मुसलमानों नहीं रखा गया है, इसमें रखा गया है हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को। इस सिख को इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष सीमित कर दिया गया है। मतलब अब नागरिकता के लिए 11 वर्ष का जो अनिवार्य था उसको हटा करके 5 साल कर दिया गया है कि अगर 5 साल तक कोई व्यक्ति अगर रहता है भारत में तो वह भारत की नागरिकता की मांग वो कर सकता है। ठीक है। और 2019 में जो परिवर्तन किया गया है उसके तहत 2014 तक सीमा पार से जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध भारत आ गए वो भारत के लिए उनको भारत में उनके प्रवेश को अवैध नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आपको याद होगा कि शाहीन बाग का मामला दिल्ली में बहुत फेमस हुआ था, इसी के विरोध में फेमस हुआ, इसी के विरोध में, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है या विवाद का भी विषय है कि इसमें मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी शोषित हैं, उनका भी शोषण अन्य देशों में हो रहा है,
उनको भी इस नागरिकता के प्रावधान में रखना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पे विचार नहीं किया है। ये तो अब सरकार के ऊपर हमको छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत विचार है उसमें उनको भी इसमें अधिकार मिलना चाहिए। उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा, तीसरा क्या कह रहा है, उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। किसको? यही जो 2014 के बाद जो लोग प्रवेश किए हैं पहले, तो वो भी किसको, जो क्या है, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन और बौद्ध हैं, उन्हीं को यह नागरिकता प्रदान किया जाएगा। चौथा जो रखा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और पर बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमयन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत वाले क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। मतलब जो पहले से जो इस क्षेत्र में अवैध प्रवासी हैं उन पे यह नियम, उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड निरस्त किया जा सकता है। इस तरह नागरिकता का चैप्टर प्रश्न खत्म हो गया। अब इस पे कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक, ये नागरिकता संबंधी प्रश्न है, मैंने कुछ इसमें दे दिया है, आप देख लीजिए उसको, कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से या अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, और चौथा वह सरकार की आलोचना करता है। तो क्या कैसे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसी चीज को इस पे वो करना है। बताइए बताइए। क्या होगा इसका? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर होगा 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। मतलब कब समाप्त माना जाएगा? अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तब समाप्त मान लिया जाएगा, और अगर स्वेच्छा से वो अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो इसको भी मान लिया जाएगा कि वो नागरिकता उसकी खो देगा। अब किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेता है अन्य देश के तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, या वह सरकार की आलोचना करता है, इससे भी उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के हक का नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, और डी एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। कौन नहीं है? नहीं है बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो है सी। उसका आंसर जो है वो है सी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, वो क्या है, वो भारतीय कार्ड धारक ओसीआई के लिए वो इसके लिए पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। ओसीआई के लिए पंजीकृत वो नहीं करा सकते। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के निवासी हो गए, बाकी ये तीनों लोग कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्या करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। मतलब वहां पे केंद्र से भी नागरिकता लेनी पड़ती है और राज्यों से भी नागरिकता लेनी पड़ती है। वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं और सम्मिलित रूप से, और डी संसद। सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी संसद जो है सर, भाई अनुच्छेद 11 क्या करता है? अनुच्छेद 11 यही तो करता है ना कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता के संबंधित कानूनों पर, नागरिकता के संबंधित प्रावधानों पर कानून बना सकती है। यह किसमें? अनुच्छेद 11 में कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 7 और भाग 9। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 1 क्या है? राज्य है। और भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 तक भाग 2 में, भाग 2 5 से, अनुच्छेद 5 से 5 से 11 तक, यह क्या है? नागरिकता से भाग 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसकी, उसका आंसर जो होगा वो होगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करता है भारतीय संविधान। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है, कौन सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और भारत तथा अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका आंसर है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है वह राज्यों के द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। यहाँ केंद्र के द्वारा ही संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर होगा सी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा कर। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर कोई विदेशी भारतीय बैंक में धन जमा कर देता है, वह इस आधार पर भारत में नागरिकता का दावा नहीं कर सकता। बाकी 3 के द्वारा भारत में नागरिकता का दावा किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11, 10 वर्ष। बताइए। 1955 के अनुसार 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर लगातार वह भारत में निवास कर रहा है तो वह इसके लिए, नागरिकता के लिए अपना आवेदन, कोई विदेशी व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ए न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, केंद्रीय सरकार और ई राज्य सरकार। देखिए अगर देखा जाए तो इसमें आंसर कोई नहीं होगा।
कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर इसमें कोई नहीं होगा। अगर एक इसमें और ऑप्शन जोड़ दिया जाए, कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि नागरिकता देने और नहीं देने के लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, संसद बनाती है इसके लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। इस तरह मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। कल हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे, उसको 2 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, और मेरा कोड है दोस्त AKS001। आप हमारे कोड के माध्यम से एडमिशन लीजिए, और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।